गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। मुख्य लक्ष्य तो वैसे उत्तराखंड ए ही है, लेकिन हर एक परीक्षाओं में ये बराबर महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप हर एक देख सकते हैं, इसमें ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वही देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि 1 से 5 तक निर्देश दिया है, मुहावरों का अर्थ बताना है। पहला है पौबारा होना। इसका अर्थ क्या होता है? दांव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना या प्रातःकाल। प्रातःकाल तो होना ही नहीं है, ठीक है। पौबारा होना, तो पौबारा होने का मतलब होता है, ठीक है, लाभ ही लाभ होना। शैतान की आंत, शैतान की आंत होना, अत्यंत धूर्त व्यक्ति, अत्यंत नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो देखिए, शैतान लाभदायक तो होता नहीं, तो ना तो ये होगा ना तो नगण्य वस्तु होगा। अब इसमें दोनों में से आपको खोजना है कि अत्यंत धूर्त व्यक्ति अथवा बहुत लंबी वस्तु। तो इसमें क्या होगा? शैतान की आंत क्या होती है? बहुत लंबी होती है, धूर्त नहीं होता। आधा तीतर आधा बटेर, सामंजस्यपूर्ण। आधा तीतर और आधा बटेर कभी भी सामंजस्य नहीं होता। छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगा होना, बेमेल या बेढंगा, ठीक है। तो जब सामंजस्यपूर्ण नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? बेमेल हो जाएगा। ना तो छोटा होगा, ना ही क्या होगा, रंगा बिरंगा होगा। तो इसके बाद है अगला, अंगूठा दिखाना, इनकार करना, मजाक उड़ाना, प्रसन्नता प्रकट करना, नृत्य की एक मुद्रा। अंगूठा दिखाना नृत्य की मुद्रा नहीं होती है। अंगूठा दिखाना का मतलब मजाक करना भी नहीं होता है, ना प्रसन्नता प्रकट करना होता है। अंगूठा दिखाना का अर्थ होता है इनकार कर देना, साफ इनकार कर देना, अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है। दांतों तले उंगली दबाना, इसका अर्थ है बहुत पछताना, कुछ समझ में ना आना, हैरान होना या दर्द महसूस करना। तो दर्द महसूस करना नहीं होगा, ना कुछ समझ में आना होगा। क्या बहुत पछताना है या हैरान होना है? दांतों तले उंगली दबाने का मतलब होता है हैरान होना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 6 से 10 तक नीचे दिए गद्य को पढ़िए और उससे सही उत्तर चुनिए। बातचीत करते समय हमने शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सम्मानजनक शब्द व्यक्ति को उदात्त एवं महान बनाते हैं। तो किस प्रकार के सम्मानजनक शब्द उदात्त और महान बनाते हैं? बातचीत को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अत्यंत साहित्यिक एवं क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ऐसा न हो कि हमारा व्यक्तित्व चोट खा जाए, ठीक है। यानी कि क्लिष्ट और साहित्यिक भाषा नहीं बोलना चाहिए, इसका अर्थ ये हो गया। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। यानी जो व्यक्ति जिस तरह का व्यक्तित्व होता है, वहाँ पर उसे क्या हो जाता है? दिखाई पड़ जाता है। इसके बाद है, अतः शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन समझ बूझ करके करना चाहिए। तो शिक्षकों को किस प्रकार का शब्दों का चयन करना चाहिए? बहुत ही समझ बूझ करके शब्दों का चयन करना चाहिए। शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता होता है, जो अपने व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। तो ये था हमारा गद्यांश। अब इससे संबंधित प्रश्न। शिक्षक होता है क्या? राजनेता होता है,
साहित्यकार होता है, अभिनेता होता है या कवि होता है? तो क्या लिखा है, शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, अभिनेता। अगला प्रश्न है 7वां, बातचीत बातचीत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो बातचीत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, आया है ना, यानी कि ज़्यादा साहित्यिक और क्लिष्ट भाषा का नहीं प्रयोग करना चाहिए। किस प्रकार का भाषा का प्रयोग होना चाहिए, प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चलिए आप सब, कह रहा है अप्रचलित, प्रचलित या क्लिष्ट भाषा का, तो कैसी प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगला है शिक्षक वर्ग को बोलना चाहिए कैसा, सोच समझकर, ज़्यादा, बिना सोचे समझे या तुरंत। तो कैसा बोलना चाहिए, बिना सोचे समझे बोलना चाहिए क्या, ये तो होगा नहीं, तुरंत ये भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। बातचीत में आदान प्रदान होता है, किस चीज़ का आदान प्रदान होता है, केवल विचारों का, केवल भाषा का, केवल व्यक्तित्व का, या विचारों में व्यक्तित्व दोनों का। तो याद होगा, विचारों एवं व्यक्तित्व दोनों का आदान प्रदान होता है। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। बातचीत की कला, शब्दों का चयन, साहित्यिक भाषा या व्यक्तित्व का प्रभाव। तो अब इसमें क्या होगा, शब्दों का चयन की बात की जा रही है ना, तो इसका उचित शीर्षक होगा शब्दों का चयन, क्योंकि पूरा जो गद्य है वो शब्दों के चयन के चारों तरफ ही घूम रहा है। अगला प्रश्न है, जो विशेषण विशेष्य की संख्या या गणना का बोध कराए, किसी संख्या या गणना का बोध कराता है, वह कौन सा विशेषण कहलाता है, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक या इनमें से कोई नहीं। तो परिमाणवाचक नाप तोल को, गुणवाचक गुण को, विशेषताओं को, संख्यावाचक क्या करता है, संख्या का बोध कराता है। तो यहाँ संख्या का बोध करवा रहा है, तो उत्तर हो जाएगा आपका गा, संख्यावाचक विशेषण। अगला है, कुछ विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, नए विशेषण, प्रविशेषण, प्रविशरण या अतिविशेषण। तो उन्हें क्या कहा जाता है, प्रविशेषण कहा जाता है। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। निम्न में भविष्य काल के वाक्य को चुनिए, यानी कौन सा वाक्य भविष्य काल का है, मैं जाता हूँ, नहीं, मोहन पुस्तक पढ़ रहा था, ये भी नहीं होगा, भूतकाल होगा, मैं कल बनारस गया था, या शीला गाना गाएगी। तो गागी गे आता है तो वही भविष्य काल होता है। ये दोनों भूतकाल, ये वर्तमान काल, था थी थे, ठीक है, भूतकाल, और ये वर्तमान काल, और ये गागी गे, तो आ गया ये किसमें, भविष्य काल में। अगला है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, अनुग्रहित, मृग, वधु, उपरोक्त सभी। तो ये क्या है, अनुग्रहित, ये इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, उपर्युक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या है, जगधननाथ, जगत धननाथ, जगन धननाथ या जगत धननाथ। ये तो दोनों गलत हैं, अब बचाइए दोनों, इसमें व्यंजन संधि है, तो यहाँ ना है ना, और यहाँ पर आधा ना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पहले ना होना चाहिए, और ना था दा धा ना, जो ना है वही परिवर्तित, यानी कि वो उसमें परिवर्तन होता है इसका ता का, तो दा नहीं बल्कि क्या है, ता। पहला वर्ण आए किसी भी वर्ग का और उसके बाद कोई भी पांचवा वर्ण आए तो क्या हो जाता है, अपने वाले इसी के ही पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो जगत धन्नाथ हो जाएगा। मना भाव किस शब्द का संधि विच्छेद है, मनोभाव का, मन भाव का, मना भाव का, या इनमें से कोई नहीं, मना भाव, ठीक है, यहाँ मना है और भाव है, तो क्या है, ये विसर्ग संधि है। जब इसके बाद यानी इसके पहले क्या हो, आ हो, और बाद में क्या चीज आए, चौथा या पांचवा वर्ण आता है, तो क्या हो जाता है, ये ओ में परिवर्तित हो जाता है, तो मना धन भाव हो जाएगा मनोभाव।
ठीक है, तो इसका उत्तर होगा मनोभाव। निम्न शब्दों में से अर्थ में समानता हो तो उसे कहते हैं, जब अर्थ में समानता होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? अर्थ में समानता। विलोम उल्टा होता है, पर्यायवाची अनेक या इनमें से कोई नहीं। तो अर्थ में समानता किस में होती है? पर्यायवाचियों में होती है। अनेकार्थक का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ हो। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ लिखा है उत्पात और उसके बाद उत्पात, कर्मधारय और खा और गा दोनों। इसमें अशुद्ध की बात कर रहा है। अशुद्ध कौन सा हो गया? ये और ये दोनों सही हैं, और क्या है? ये वाला गलत है। तो उत्पात नहीं होता, उत्पात होता है। परमेश्वर का संधि विच्छेद है। ए बन रहा है ना, तो ई आना चाहिए। परम और ईश्वर, या परम और ऐश्वर्य, या परम और ईश्वर, या इनमें से कोई नहीं। तो जब आ के बाद ई आता है तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? ए में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या हो गया? परमेश्वर हो गया। अगला प्रश्न है, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इनमें से कौन सा रस है? वीर रस, शांत रस, वात्सल्य रस, या हास्य रस? नेह निहारूं, नेह का मतलब होता है प्यार, प्रेम, बच्चे के लिए है, और किलकन बच्चे में पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? वीर नहीं, शांत नहीं, हास्य नहीं। कौन हो गया? वात्सल्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द, व्यंजन, स्वर, या वर्ण? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक है, वर्ण से शब्द बनते हैं, ठीक है, और वर्णों में ही स्वर और व्यंजन पाए जाते हैं। फिर है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से मिलकर के बना हुआ है? ठीक है, तो जा और इया, जा और इया, जा और इया, और जा और इया। ठीक है, तो किससे मिलकर बना हुआ है? देखिए ये दोनों क्या हुआ है? समान दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें चाहे अब आप इसे कर लीजिए चाहे इसे कर लीजिए, मिस प्रिंटिंग है ये। ठीक है, यहाँ पर जा और यहाँ दोनों में होना चाहिए, हलंत लगा होना चाहिए। तो इनमें से कोई सा भी, चाहे ये इन्हीं दोनों में से एक सही है। 23वां प्रश्न है, अधोलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढा उच्छिप्त व्यंजन है, ड और ये ड और ये अंगा, ये क्या है? यही है संयुक्त व्यंजन। तो 3 संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से होते हैं ना, कौन कौन से? छा और त्रा और ज्ञा। एक री भी होता है संयुक्त व्यंजन। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वर नहीं है? आ, उ, ए, या? तो क्या है? यही वाला स्वर नहीं है। शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए। जहान्वी, जहान्वी, जाह्नवी, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इसमें हा आधा होना चाहिए या ना होना चाहिए आधा, या दोनों आधा होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए क्या आधा होना चाहिए? पहले वाला उमन आधा होता है, तो यह हो गया जानवी। गंगा का पर्यायवाची है जानवी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दीर्घायु, 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 यहाँ दीर्घायु, ये दीर्घायु, और ये दीर्घायु, रा बाद में लगा हुआ है। तो कौन सा सही होगा? आपका दीर्घायु सही होगा। ठीक है, समझ में आया? दीर्घायु हो गया। इसके बाद शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें ये श्रृंगार लिखा है, ये श्रृंगार लिखा हुआ है, ये श्रृंगार लिखा है, ये श्रृंगार लिखा है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? श्रृंगार ये सही होगा या ये सही होगा? ये री लिखा हुआ है, श्री नहीं, यहाँ पर होगा। जब ऐसे लगता है तो ये वाला सही होता है। अगला है
शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल। इसमें आप लोग खुद अपने से बताइए कि इसमें सही कौन सा है, उसके बाद तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है आप देखिए, मैं बताता हूँ। इसमें ये सही है, उत धन ज्वल से संधि से बना हुआ है, ये दोनों जा आधे होंगे, और ये बहुत पूछा जाता है। आशा है आप लोगों के भी परीक्षा में ये पूछा जाए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है। अंतर साक्ष्य, अंतर साक्ष्य, ये अंतर साक्ष्य है, ये अंतर साक्ष्य, अंतः साक्ष्य इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही होगा? ना तो ये सही है, ना ये सही है, सिर्फ ये सही है, अंतः साक्ष्य। ठीक, चलिए आगे है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? तो दो वर्णों के मिलने से, यानी जब दो वर्ण मिलते हैं तो उसके विकार से उत्पन्न जो विकार होता है उसे क्या कहा जाता है? संधि, समास, उपसर्ग अथवा प्रत्यय। ठीक है, दो उपसर्ग और प्रत्यय खुद विकार उत्पन्न करने वाले हैं, यानी कि ये लगते हैं किसी शब्द में, पहले लग करके उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, वो उपसर्ग कह जाते हैं। जो बाद में लग करके उसमें परिवर्तन करते हैं अर्थ में, उसे प्रत्यय बोलते हैं। अब हमारे पास हैं दो शब्द, संधि और समास। अब विकार की बात कर रहा है। ठीक है, समास में भी विकार उत्पन्न होता है, संधि में भी विकार उत्पन्न होता है, लेकिन संधि में दो वर्णों पर मिलने पर किसी एक वर्ण में या दोनों वर्णों में विकार मतलब बदलाव आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, लेकिन समास में सिर्फ शब्द क्या होता है? अलग किया जाता है, अलग हटाया जाता है। ठीक है, जब वो अलग हटाया जाता है समास, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसमें विकार नहीं उत्पन्न होता, यानी कि यहाँ पर नया वर्ण नहीं बनता है। विकार उत्पन्न होने का मतलब है नया वर्ण बनेगा, तो ये होता है संधि। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है, और यही क्या होता है? इसको कई बार पूछ लेता है, और ये संधि की परिभाषा है, तो इसे अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिए कि जहाँ विकार आए, ठीक है, तो दो वर्णों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है। जैसे आ और आ मिल करके आ बन जाता है, आ और ई मिलकर ए बन जाता है, तो विकार ही तो हुआ। ठीक है, तो उसे संधि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संधि के प्रकार होते हैं, यानी संधि कितने प्रकार की होती है? एक, दो, तीन या चार प्रकार की? तो कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। राकेश का सही संधि विच्छेद है राके धन ईस, राक धन ईस, ये राका धन ईस और राका धन इस। ठीक है, तो इस तो कोई होता नहीं, ऐस भी नहीं होता, तो ये दोनों हटा दीजिए। अब इसके बाद क्या चीज बचा? राके धन ईस, तो ए और ई नहीं मिलना है। ठीक है, ए और ई मिलेगा तो ऐ हो जाएगा। यह है राका और ईस। राका का मतलब होता है रात, ईस का मतलब होता है ईश्वर। तो रात का राजा या रात का ईश्वर कौन होता है? चंद्रमा। राकेश चंद्रमा का प्रयोज्य है, तो इसका हो जाएगा राका धन ईस। अगला है भानुदय में संधि का नाम है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बड़े ऊ की मात्रा आई है, तो गुण संधि है या दीर्घ है या व्यंजन है या वृद्धि है? तो यहाँ पर कौन सी संधि आएगी? हाँ, गुण नहीं होगा, गुण में ए और ओ का निर्माण होता है। व्यंजन संधि नहीं है, यहाँ किसका निर्माण हुआ है? ऊ का। वृद्धि संधि भी नहीं होगा, वृद्धि में होता है ऐ और औ।
अब बच गई दीर्घ संधि। जहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ का निर्माण हो वहाँ पर दीर्घ संधि होता है। अगला है अति और आचार, इन दोनों को मिला करके कौन सी संधि होगी। ठीक है, तो अतिचार का, अत्याचार का या अत्याचार का, इनमें से कोई नहीं। तो अति है ना, ई और आ मिल करके या बनता है और वहाँ पर आ की मात्रा लग जाएगी। या में जहाँ पर बड़े आ की मात्रा हो वो हो जाएगा और ये ता आधा रह जाएगा। तो यहाँ तो ये होगा नहीं, यहाँ बड़े आ की मात्रा नहीं है, यहाँ छोटे आ की मात्रा। मैंने बताया ता आधा रह जाते क्योंकि यहाँ से ई निकल जाएगा ना, ई का या बनेगा और वहाँ पर इसकी मात्रा लग जाएगी। तो क्या बन जाएगा, अत्याचार बना लेगा। अगला है आ धन ई बराबर ए, स्वर यानी कि संधि है। ये किस चीज़ को व्यक्त करता है, तो किस चीज़ को व्यक्त करता है, दीर्घ को नहीं। दीर्घ का मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। गुण संधि को या वृद्धि संधि को, वृद्धि संधि में अय और औ बनता है। यर्ण संधि, यर्ण संधि में ई के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है, ऊ के बाद असमान स्वर आता है, या वाह हो जाता है। तो अब बचा गुण संधि, यानी ए और ओ का जहां पर निर्माण होता है वो क्या होती है, गुण संधि होती है। ठीक है, अगला है प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद है। अभी अभी मैंने बताया है प्रत्यय उत्तर, प्रति उत्तर, और यहां गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा गलत है, ये प्रत्युत्तर होगा, यहां पर भी आधा ता होगा। प्रत्युत्तर, प्रत उत्तर, ठीक है, और यहां पर प्रत्यु और उत्तर, तो यहाँ ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाना चाहिए ना, ये तीनों गलत हैं। यहाँ पर होगा प्रति और उत्तर। ई और ऊ मिल, यानी कि ई के बाद ऊ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या में परिवर्तित हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, या में ऊ की मात्रा लग जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रत्युत्तर। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है, तो कर्मधारय समास किसमें है, चक्रपाणी में, चतुर्युग में, नीलोत्पल में और माता पिता में। तो माता पिता तो आप लोग जानते हैं, माता पिता में द्वंद्व समास होता है, माता और पिता। फिर चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु, बहुब्री समास, चतुर्युग, चार युग, द्विगु समास। बचा नीलोत्पल, नीलोत्पल का मतलब होता है नीला कमल, तो कमल की विशेषता बता रहा है नीला वाला। चतुरानन में कौन सा समास है, चतुरानन चार हैं आनंद जिसके, कर्मधारय, बहुब्री, द्विगु या द्वंद्व, ये तो रटा होना चाहिए। चतुरानन चार हैं आनंद जिस, चतुरानन चार हैं आनंद जिसके। ठीक है, तो कौन है चतुरानन, ब्रह्मा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बहुब्री हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्री समास का उदाहरण, सही उदाहरण है, तो बहुब्री समास का, तो बहुब्री समास का है, बहुब्री समास का सही उदाहरण कौन सा होगा, निसी दिन। निसी का मतलब होता है रात और दिन का मतलब दिन, तो रात और दिन द्वंद्व समास। त्रिभुवन तीन भवन, ठीक है, द्विगु समास। पंचानन पुरुष सिंह, पुरुष जैसा सिंह यानी सिंह जैसा पुरुष, या पुरुष रूपी सिंह, ऐसा भी कर सकते हैं आप। पंचानन में है यहाँ पर, ठीक है, पंचानन में क्या है, बहुब्री समास है, तो इसमें है गा। पांच हैं आनंद जिसके, ठीक है, कौन है, ब्रह्मा है, विष्णु है, कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चौराहा में समास है, कौन सा समास है, बहुब्री समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। तो चौराहा चार रास्ता, जहां पर संख्यावाची शब्द हो वहां बहुब्री होता है, नहीं, बहुब्री में तीसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष विभक्ति का लोप होता है। अव्ययी भाव पहला शब्द यथा प्रति आदि होता है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्या है, द्विगु है, जहाँ पहला शब्द क्या हो, एक शब्द या पहला शब्द संख्यावाची हो वहाँ द्विगु समास होता है।
भाई बहन में कौन सा समास है? अब ये लगा हुआ है भाई और बहन, तो कौन सा होता है? बहुब्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष? और किस में छिपा रहता है? द्वंद्व में, तो आपका हो जाएगा द्वंद्व। शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में योग रूढ़ शब्द ज्ञात कीजिए। तो योग रूढ़ इसमें कौन सा है? पवित्र, कुशल, विनिमय या जलज? ठीक है, जल और जा मिल करके यौगिक बना है, लेकिन ये एक के लिए रूढ़ है, इसलिए जलज जो होगा वो क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। और जलज का मतलब होता है कमल, तो जलज जो है ये कमल के लिए निर्धारित है, निश्चित है, इसलिए यहीं पर योग रूढ़ होगा। अगला है इसमें आपका, निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देशज शब्द कौन सा नहीं है? ढिबरी, पगड़ी, पुष्कर या ढोर? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? पुष्कर नहीं है। पुष्कर तालाब को बोला जाता है। ठीक है, तो ढिबरी, पगड़ी और ढोर जो है ये देशज शब्द हैं, ये देशज शब्द नहीं है। अधोलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है? तो रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है? मलयज, पंकज, जलज, वैभव। रूढ़, रूढ़ का मतलब किसके लिए? किसी एक के लिए रूढ़ हो। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो इसमें जलज यौगिक है, पंक और जा ये भी यौगिक है, मलयज, मलय और जा यही है। अब इसमें रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है, ये गलत पूछ रहा है। इसमें अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? वैभव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न गलत है, यहाँ पर होना चाहिए रूढ़ शब्द कौन सा है ये, क्योंकि जल और जा, पंक और जा, मलय और जा, ठीक है, तो ये सब क्या हैं? यौगिक शब्द हैं, लेकिन ये क्या है? रूढ़ शब्द है। अब है इसके बाद चारपाई और भाई साहब, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है? चारपाई पर है ना, अब अंदाजा लगाते रहिए, मैं तब तक ऑप्शन पढ़ देता हूँ। कर्ण, संप्रदान, अधिकरण और कर्म। ठीक है, तो कर्म का क्या होता है? को होता है। ठीक है, कर्ण का होता है से, संप्रदान के लिए, अधिकरण में और पर होता है। तो यहाँ पर क्या है? पर लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक है चौपाई, चारपाई पर। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री, कवित्री, कवित्री या कवित्री? तो इसका कौन सा होगा? ये गलत होता है, कवित्री नहीं होता बल्कि कवयित्री होता है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 1 या 4? तो कितने प्रकार के वचन होते हैं? 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन? नहीं, सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, अंग्रेजी में भी 2 प्रकार के होते हैं। लिंग की दृष्टि से दही है क्या? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग? ये उत्तराखंड का बहुत पेट क्वेश्चन है। दही किसका है लिंग? तो दही खट्टा है या दही खट्टी है? दही खट्टी है वो गलत होता है, दही खट्टा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो, अच्छा, इसमें लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? वैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही होता है, यहाँ है नपुंसक लिंग भी, उभयलिंग भी, तो क्या हो जाएगा? ये नपुंसक लिंग हो जाएगा। लेकिन नपुंसक लिंग की जैसी कोई भी चीज़ किसमें नहीं होती है? हिंदी में नहीं होती है। ठीक है, तो मेरे अनुसार तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? पुल्लिंग होना चाहिए। ठीक है, लेकिन नपुंसक लिख दिया है तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? ठीक है, 49वां प्रश्न है, तो विकारी शब्द कौन सा है? आज, यथा, परंतु या लड़का?
देखिए विकारी का मतलब जिसका लिंग और वचन बदलने पर पेनिविजन में बदल जाए। तो लड़का आज जाएगा, लड़की आज जाएगी। ठीक है, यथा तो आप जानते ही हैं, अविकारी है, अव्यय है। फिर इसके बाद है वह आया परंतु वह गई। वह आई परंतु वह गई, कोई परिवर्तन नहीं होता ना। वे आए परंतु वे गए, तो क्या हो गया, ना तो इसमें परिवर्तन, ना इसमें परिवर्तन, ना इसमें परिवर्तन। लेकिन लड़का का क्या हो जाता है, लड़की हो जाता है। वचन बदलो, लड़कों हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, विकारी शब्द लड़का है। 50वां प्रश्न है, रमा विद्यालय से घर आती है में कारक है अपादान, कर्ता कारक, कर्म कारक या संबंध कारक। ठीक है, तो क्या संबंध है क्या इसमें, का की के। कर्म को है क्या, कर्ता ने है क्या, नहीं है। जब ये सब नहीं है तो अब अपादान बचा। अपादान का मतलब होता है से, अलग होने के लिए। तो विद्यालय से अलग आ रही है ना घर, रमा विद्यालय से घर आ रही है तो विद्यालय से दूर जा रही है। जब विद्यालय से दूर जा रही है तो क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा उत्तर होगा अपादान। ठीक है, तो अपादान से अलग होने के लिए आता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 50 प्रश्न थे और शेष 50 प्रश्न अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्योंकि लगभग ये 30-35 मिनट की वीडियो हो जाती है, फिर 1 घंटे की हो जाएगी तो आप लोग भी बोरियत महसूस करने लगते हैं। एग्ज़ाम हॉल में बोरियत नहीं होती, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में कितना मिलता है आपको, 2 घंटे का समय मिलेगा। तो ओके, फिर आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पर करिए या इंस्टाग्राम पर करिए अथवा फेसबुक पर करिए, टेलीग्राम पर करिए, जिससे कि जो दूसरे लोग हैं वो तैयारी करना चाहते हैं, हम लोगों के साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।